तो वेकअप जिंदगी में सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण में चल रहे सियासी हलचल की। जी हां, तमिलनाडु में सियासी संकट अब दिख रहा है। एआईएडीएमके में अंदरूनी टकराव के हालात बन गए हैं और ये हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शशिकला के खिलाफ ओ पन्नीरसेल्वम ने मोर्चा खोल दिया है। पन्नीरसेल्वम के खिलाफ शशिकला ने हमलावर तेवर अख्तियार कर लिया है। शशिकला के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच मंगलवार देर शाम में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक जारी रहा। ओ पन्नीरसेल्वम ने अन्ना द्रमुक के महासचिव वीके शशिकला के खिलाफ बगावत कर दी है और आरोप लगाया कि रविवार को उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और दबाव के चलते ही उन्होंने शशिकला का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। पन्नीरसेल्वम अभी तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगातार अपमानित किया गया। शशिकला ने पार्टी को हथिया लिया और पार्टी कैडर और राज्य के लोगों की मांग पर वो इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। उधर शशिकला गुट पर पन्नीरसेल्वम द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शशिकला के आवास पोस्ट गार्डन पर आपातकालीन बैठक हुई और इस बैठक के बाद देर रात शशिकला ने पन्नीरसेल्वम को अन्ना द्रमुक के कोषाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। उनकी जगह पर डिंडीगुल श्रीनिवासन को कोषाध्यक्ष बनाए जाने की खबर है। शशिकला देर रात में अपने समर्थकों के बीच आई और कहा कि ऐसा लग रहा है कि पन्नीरसेल्वम किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किसी काम के लिए पन्नीरसेल्वम पर दबाव नहीं बनाया। वो जो भी कर रहे हैं गलत है। पार्टी के सभी विधायक एक हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। शशिकला ने कहा कि जो भी पन्नीरसेल्वम ने कहा है उसके पीछे डीएमके का हाथ है और पन्नीरसेल्वम को पार्टी के सभी पदों से उन्होंने हटाने की बात भी कही। और उधर अन्ना द्रमुक नेता और लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर एम थम्बदुरई ने कहा कि पन्नीरसेल्वम को डीएमके शह दे रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता हासिल करें, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। Only that DMK forces are doing all this drama because you know very well that DMK Delhi, he wants to go to Delhi meet the Rashtrapati and also Home Minister. He sought the appointment. That means he want to see that he is trying to form the ministry. That may not be possible. He will be totally free. तो चेन्नई में हुए सियासी ड्रामे की दो तस्वीरें हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर पन्नीरसेल्वम की है, दूसरी तस्वीर शशिकला और उनके समर्थकों की। पन्नीरसेल्वम मंगलवार रात को जयललिता की समाधि पर गए और वहां अकेले में कुछ देर तक ध्यान किया। करीब 40 मिनट तक वो वहीं पर रहे और इस दौरान बड़ी तादाद में अन्ना द्रमुक कार्यकर्ता और बाकी लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि आत्मा कचोट रही थी, इसलिए यहाँ आया। उन्होंने कहा कि देश को और अपनी पार्टी के सदस्यों को कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। पन्नीरसेल्वम के समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें शशिकला अपने आवास के बाहर समर्थकों से मिल रही हैं। शशिकला ने देर रात विधायकों से की भी बैठक ली और तमिलनाडु में ओ पन्नीरसेल्वम के खुले विद्रोह के बाद अन्ना द्रमुक का अंदरूनी संकट अब बढ़ गया है और शशिकला के सीएम बनने पर अनिश्चितता के बादल तो मंडराने लगे ही हैं। माना जा रहा है कि राज्यपाल शशिकला को सीएम पद की शपथ दिलाने से पहले अब संवैधानिक जानकारों की सलाह ले सकते हैं। तो तमिलनाडु में सीएम बनने की कोशिशों में लगी शशिकला नटराजन के खिलाफ जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जल्द ही नई पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। इससे पहले मंगलवार को राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने मुंबई से तमिलनाडु आने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिसकी वजह से शशिकला का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया। इस बीच एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांड्यान ने शशिकला का विरोध करते हुए कहा कि वो पार्टी प्रमुख या मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखती। चेन्नई में मंगलवार को जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमिलनाडु की जनता ने एआईएडीएमके को इसलिए वोट नहीं दिया है कि वो शशिकला को सीएम के तौर पर देखे। दीपा ने कहा, तमिलनाडु इस वक्त अस्थिर है, इससे लोग चिंता में हैं। शशिकला नटराजन के सीएम बनने की काबिलियत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। दीपा ने कहा, 33 साल तक कोई किसी के साथ रहा, ये सीएम बनने की काबिलियत नहीं है। बता दें कि शशिकला कहती रही है कि वो जयललिता के अच्छे बुरे वक्त में 33 साल तक उनके साथ रही। दीपा ने आरोप लगाया कि जब जयललिता भर्ती थी तो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। दीपा ने कहा, पहले दिन से ही वो हॉस्पिटल से गुजारिश करती रही कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन हॉस्पिटल की ओर से इनकार किया जाता रहा। दीपा ने सवाल उठाया कि अगर अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक था तो उन्हें अस्पताल के गेट पर क्यों रोका गया। शशिकला को रविवार को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
आज एडीएमके के अंदर अंदरूनी मामला है। शशिकला का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सपोर्ट करते हैं, एमएलए सपोर्ट करते हैं, एमपी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक भी शशिकला के साथ नहीं है। वो दुविधा में एडीएमके को नीचे काली है, ऊपर तो बड़ा रखा है। इस बीच एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन ने शशिकला की पदोन्नति का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि वो पार्टी प्रमुख या मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखती। शशिकला को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता बनाए जाने और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किए जाने के 2 दिन बाद पांडियन ने कहा कि शशिकला न तो पार्टी सुप्रीमो बनने की योग्यता रखती हैं और न ही मुख्यमंत्री बनने की। पांडियन ने कहा कि जयललिता के निधन के 20 दिन के भीतर पार्टी के नेताओं से कहलवाया गया है कि वो शशिकला को पार्टी प्रमुख बनाना चाहते हैं। शशिकला के अन्नाद्रमुक प्रमुख बनने पर कड़ा विरोध जताते हुए पांडियन ने कहा कि ये पार्टी के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महासचिव का चुनाव सिर्फ कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। जयललिता की संपत्तियों का हवाला देते हुए पांडियन ने कहा कि साल 1996 में जयललिता ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि उनकी सभी संपत्ति जनता को दी जानी चाहिए। पांडियन और उनके बेटे और पार्टी कार्यकर्ता मनोज पांडियन ने जयललिता के निधन को लेकर तब भी आरोप लगाए थे जब डॉक्टरों के एक पैनल ने उनके निधन से जुड़े संदेहों को खारिज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और इधर पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी दल पूरी ताकत से जुटी हुई है और मेरठ में जनसभा करने के बाद अब गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं। मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती 9 विधानसभा सीटों पर टारगेट करते हुए एनडीआरएफ के ग्राउंड में रैली कर चुकी हैं और आज मोदी की रैली 12 से 2 बजे के बीच होगी। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री की रैली के लिए पहले कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने गोविंदपुरम आए थे, तो महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा ने पीएम की रैली को जरूरी बताया था। इसके बाद पीएम की रैली का कार्यक्रम बना। वैसे मुरादनगर और साहिबाबाद सीट पर बीजेपी को जिताने के लिए संघ ने भी जान लगा दी है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। 5 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को प्रमोट करने के लिए पिछले दिनों बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी जोर लगा दिया था। मोदी की रैली को ऐन वक्त में प्लान किया गया है और रैली गाजियाबाद में बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। और इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के अंतिम दौर में गाजियाबाद आकर कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव में जान फूकेंगे और आज वो मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। मुरादनगर में रावली रोड पर स्थित रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। करीब 1 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने की भी संभावना है। अखिलेश का कार्यक्रम फाइनल हो सकता है, हालांकि उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल भी रहेंगे। वहीं सपा नेता आजम खां इसी दिन मोदीनगर में जनसभा कर रहे हैं और कल छीना में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम भी फाइनल हो गया है। और इस पे और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। खुरम मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुरम, एक तरफ प्रधानमंत्री का अचानक से कार्यक्रम बना है रैली का गाजियाबाद में, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए रैली करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये दोनों दिग्गज जान फूकेंगे चुनावी अभियान में? देखिए, जो पहले चरण का मतदान हो 11 फरवरी को होना है, यानी कि वक्त बेहद कम है राजनीतिक दलों के पास अपनी अपनी बात कहने की और वोटर्स को रिझाने के लिए। और हम बात करें पीएम मोदी की, तो उनका जो कार्यक्रम है वो साफ है कि वो किसी भी चरण को हल्के में ले नहीं रहे हैं और वो स्टार प्रचारक है, एक बड़ा फेस है। उन्हीं की फेस पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही। तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी क्या बोलते हैं रैली में, किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनके कहने का अंदाज क्या होता है, इन सब पे निगाह होगी। तो पीएम मोदी की जो एक तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जब वो किसी रैली को संबोधित करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी पॉजिटिव होती है। और अगर जो उनका एटीट्यूड होता है वो बेहद ख़ास होता है, क्योंकि जो उनका अंदाज़ बयां जो है वो फिलहाल जो नेताओं में सबसे अलग है। तो यही वजह कि सबकी निगाह रहती है। जाहिर सी बात है वो ये बताएंगे कि उनकी सरकार किस तरीके सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रही है। वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के साथ नहीं, बल्कि हर भारतीय के साथ खड़े हैं, वो ये बताएंगे। और साथ में वो ये भी बताएंगे कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश के जो तरक्की का रास्ता है किस तरीके से प्रशस्त होगा। तो वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के और उनमें भविष्य तलाश रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंदर। उनकी भी आ रही है। जाहिर सी बात है
कि गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, यूपी को ये साथ पसंद है का नारा लेकर वो चल रहे हैं राहुल और अखिलेश। तो जाहिर सी बात है जो गठबंधन प्रत्याशी के लिए राहुल गांधी कैंपेन करेंगे तो उनकी बातों को बड़े गौर देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि उनका जो नारा था 27 साल यूपी बिहार, अब उसमें से 13 साल कम हो चुके हैं, वो 13 साल जो कि समाजवादी पार्टी के थे। तो एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है उनके सामने कि वो जो 27 साल बेहाल का नारा कहा गया, लेकिन साथ में इस बात को देखना पड़ेगा कि गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वो किस तरह से प्रचार करते हैं, वो क्या बात कहते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं और किस तरह से बीएसपी को आड़े हाथों लेते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, खुर्रम आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज अहम रैली है प्रधानमंत्री की गाजियाबाद में, जिसका कार्यक्रम अचानक से बीजेपी ने बनाया है और आज तमाम तैयारियां उसके लिए पूरी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी उनका साथ दे सकते हैं। आज मायावती शाहजहांपुर और बदायूं में रैलियां करेंगी और सपा के बेहद मजबूत गढ़ माने जाने वाले बदायूं बरेली में जीत के लिए बसपा और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करीब 11 बजे बदायूं में जनसभा करेंगी और इसके बाद शाहजहांपुर में बरेली रोड पर मैदान जनसभा करेंगी। मौजूदा समय में बदायूं के 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और पिछले चुनाव में बीजेपी का बदायूं में खाता तक नहीं खुला था। बदायूं लोकसभा सीट पर से मुख्यमंत्री अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं और 2014 के लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद धर्मेंद्र यादव ने ये सीट जीती थी। अब बदायूं में सेंध लगाने के लिए माया कमर कसती दिख रही हैं। ऐसे में बदायूं में सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बेहद अहम सीट है ये बसपा के लिए, विधायक ज़्यादा उनके पास हैं जबकि सांसद सपा से रहे हैं। बीजेपी को हालांकि इस सीट पर फायदा कभी नहीं मिला है, लेकिन उनकी तरफ से भी जोर पूरा है। कैसे देखें, किस तरह का मुकाबला है इस सीट पर? देखिए, शाहजहांपुर और बदायूं की बात करें तो अगर हम बीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमेशा से बसपा ने अपने को काबिज होने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो उतनी सफलता उनको मिली नहीं है। अगर हम बदायूं और शाहजहांपुर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा आपको देखने को स्वाभाविक तौर पर मिलता है। लेकिन आम मायावती की बात करें तो मायावती की खासियत ये रही है कि हमेशा उस पॉइंट को हिट करती आई है जहां पर उनको कामयाबी नहीं मिलती है या कम कामयाबी मिली। तो जाहिर सी बात है शाहजहांपुर बदायूं में जहाँ रैली करेंगी मायावती, तो ये बताएंगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वादा तो करती है लेकिन आती नहीं है, निभाती नहीं है, और साथ में वो ये भी बताएंगे कि अच्छे दिन का आखिर हुआ क्या है। वो साथ में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेंगे। तो देखना यही होगा कि आज जो रैली करते हैं उसमें स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मायावती एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी नेता है उत्तर प्रदेश की जिनके रैली में, जिनकी जनसभा में भीड़ स्वाभाविक तौर पर आती है, वो लाना नहीं पड़ता जैसे कहा जाता है। तो आज जो भीड़ आएगी उसमें वो कितने को, उस भीड़ में जो लोग होंगे उन फेसेस को कितने को वोटर में ट्रांसफॉर्म कर पाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से पहले चरण का जो प्रचार है वो खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वो साफ बताता है कि और एग्रेसिव होंगी मायावती, और जिस तरीके से मायावती आज संबोधित करेंगी तो देखने वाली बात होगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, साथ में किस तरीके से हमला बोलती है विपक्षी दलों के ऊपर, चाहे वो गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि उनके साथ प्लस पॉइंट ये है मायावती के साथ कि केंद्र में मौजूदा वर्तमान समय में मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस जो 27 साल यूपी बिहार का नारा लेके चली थी, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। और साथ में उनके लिए डिसाइसिव इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा वो शून्य है और विधानसभा को किसी भी सूरत में वो अपनी मौजूदगी बहुत बेहतर तरीके दर्ज कराना चाहेंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि सरकार उनकी बने, ये इन प्रकार चाहे जैसे बने, चाहे वो अकेले दम पर बना लें, चाहे गठबंधन बना लें, लेकिन दोनों के लिए नंबर्स उनके पास हाई होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है हर कॉन्स्टिट्यूंसी मायावती के लिए अहम है, हर प्रत्याशियों के लिए अहम है, और हर रैली उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर रैली के बाद जब वहाँ से उनके जो जनसभा से लोग निकलेंगे तो ज़रूर सोचेंगे क्या जो मायावती ने कहा क्या करेंगे, क्योंकि मायावती ने अपने आप को चेंज भी किया है। वो कहती है स्मारक और मूर्ति से उन्होंने अपना नाता अलग कर लिया,
वो कहते हैं पार्क नहीं बनाएंगे, स्मारक नहीं बनाएंगे, मूर्तियां नहीं लगवाएंगे, आज से विकास करेंगे। तो विकास की परिभाषा क्या है मायावती की, ये भी आज देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल खुर्रम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो मायावती के लिए बेहद अहम है ये रैली और कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ना चाहती अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांगने को लेकर। इधर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज से उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। हालांकि राजद यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अपने दामाद के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से चुनावी मैदान में हैं। राहुल के पिता जितेंद्र यादव भी विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। लालू यादव बुलंदशहर में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां वो सिकंदराबाद और गुलवाटी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा नहीं बल्कि देश का चुनाव है। इस चुनाव में भी बिहार और दिल्ली की तरह ही बीजेपी का सफाया होना तय है। लालू प्रसाद यादव का मानना है कि गोवा और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और बिहार ने बीजेपी को सबक सिखाया है। अब उनकी बची खुची ताकत को यूपी खत्म कर देगा। यूपी में उनका सबसे ज्यादा जोर अति पिछड़ा वर्ग पर ही है, मुस्लिम समुदाय पर भी नजर है। ऐसे में लालू का प्रचार बेहद मायने रखता है। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, समाजवादी पार्टी के लिए या फिर अपने दामाद के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और भी क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या जानकारी हमारे पास? हम लालू यादव की बात करें जिसे आज वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए, तो खास अहम है मौजूदा राजनीति में, क्योंकि मौजूदा राजनीति की हम बात करें तो परिवारवाद से ग्रसित है मौजूदा राजनीति। यादव फैमिली जो उत्तर प्रदेश की है और लालू यादव की फैमिली जो बिहार की है, वो बहुत ज़्यादा स्कोर करती है अगर परिवारवाद की बात की जाए। दूसरी बात है कि लालू की अगर हम बात करें, पसंद लालू की बात करें, तो लालू एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने में उनको महारत हासिल है। याद करिए वो दौर जब राम मंदिर आंदोलन का दौर था और किस तरीके से माफ करिएगा लालू यादव ने बिहार में आडवाणी का रथ रोका था और उनको वहाँ उनका रथ थमा था वहाँ पर। तो उसी बात को बार बार कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि गोवा पंजाब की इतना उत्तर प्रदेश में खास हासिल नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज की हम रैली की बात करें तो लालू यादव एक ऐसे शख्सियत हैं रैली के मद्देनजर जो कि क्राउड पुलर है, जो कि इमोशनल स्पीच के जरिए पूरे जनसभा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और ये उनके जहन में पैबस हो जाते हैं कि आखिर वोट उनको ही क्यों देना चाहिए। वो ये बात समझाने में हमेशा सफल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम आज की बात करें तो जिस तरीके से जो आज की रैली है वो किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं है, वो प्रत्याशी विशेष को लेकर है, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो उनका दामाद है। तो जाहिर सी बात है परिवारवाद के लिए लालू यादव उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं और ये बताते हैं और ये कहते हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके हिसाब से गोवा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हाल है, तो इस चुनाव में जो 11 मार्च को नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश की तरह, तो ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उनके हालात अच्छे नहीं होंगे। जब 11 मार्च को काउंटिंग होगी तो पाया जाएगा कि भारतीय जनता बहुत पीछे खड़ी हुई है। तो एक तरह से कटाज भी किया है कि केंद्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं खड़ी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या उनका दामाद जीतता है और देखना ये भी होगा कि उनकी जो उनका जन समर्थन को कितना मिलता है। और साथ ही जब वो अपनी रैली खत्म करेंगे और 11 मार्च की तारीख आएगी तो उस दिन जनादेश क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ खुर्रम। तो पूरी तरह से चुनावी जोर देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव अपने दामाद राहुल यादव के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे। कन्नौज की सांसद और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सपा के महिला प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगी, जिसकी शुरुआत वो आज आगरा से करेंगी। सिने अभिनेत्री और सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी उनके साथ होंगी। इस चुनाव में ये पहला मौका होगा कि डिंपल यादव अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। माना जा रहा है कि डिंपल यादव ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में प्रचार करेंगी जहां पर महिला प्रत्याशी हैं। सपा कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन के बाद प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के संयुक्त प्रचार अभियान की चर्चा थी। 2 दिन पहले सांसद डिंपल यादव ने साझा प्रचार की अभी कोई रणनीति नहीं होने का संकेत किया था। अब समाजवादी पार्टी ने उनकी चुनावी जनसभा का कार्यक्रम जारी किया है। आज डिंपल आगरा में 3 जनसभा करेंगी। जिन क्षेत्र में उन्हें जनसभा करनी है उनकी प्रत्याशी महिलाएं हैं। आगरा के
बाह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अंशु रानी निषाद के समर्थन में डिंपल सभा करेंगी और इसके बाद एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन की प्रत्याशी राजा बेटी देवी और फिर आगरा छावनी में ममता टपलू के समर्थन में जनसभा करेंगी। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, पहले ये बात आ रही थी कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साझा जनसभाएं करेंगी। अब सामने आ रही है बात कि अकेले कई जनसभा करेंगी और जया बच्चन उनका साथ देंगी। किस तरह से देखें डिंपल यादव के ऊपर अब कितनी जिम्मेदारी है चुनाव अभियान में? देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो नया युग शुरू हुआ समाजवादी पार्टी, जिसको लोग अखिलेशवाद कहते हैं, उसमें डिंपल की बड़ी प्रमुख भूमिका है, बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन जो बात कही जा रही थी वो समाजवादी पार्टी के लिए झटका भी है। वो जो बात कही जा रही थी कि प्रियंका डिंपल एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, तो फिलहाल ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। तो एक झटका है समाजवादी पार्टी के लिए कि प्रियंका उनके साथ, उनकी जो स्टार प्रचारक है डिंपल यादव, उनके साथ नहीं खड़ी हुई हैं। दूसरा, हम कांग्रेस के मद्देनजर बात कहें तो डिंपल जो प्रियंका गांधी हैं वो एक ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस का, उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, तो जाहिर सी बात है वो आगे बात है। लेकिन आज हम डिंपल यादव की बात करें तो मुख्यमंत्री की बीवी हैं डिंपल यादव, कन्नौज से सांसद हैं डिंपल यादव और निर्विरोध जीती थी डिंपल यादव, ये सब बात है। और उनको जो डिंपल यादव का जो ऑरा है वो बहुत प्रॉमिसिंग देखते हैं समाजवादी पार्टी के मद्देनजर देखी जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि कैंपेनिंग की कैपेबिलिटी कितनी है डिंपल में, और ये भी एक स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की कि जो स्टार प्रचारक हैं वो कहाँ प्रचार करेंगे। डिंपल यादव से महिला प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक अहम चीज, अहम एस्पेक्ट है स्ट्रेटजी का जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है। अब देखना ये भी होगा कि क्या डिंपल यादव उन जगह पर कब जाती हैं जहां पर साझा प्रत्याशी खड़े हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं खड़े हैं, जहां पर साझा प्रत्याशी खड़े हैं, यानी कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी वहां पर नहीं मौजूद है उस रण क्षेत्र में। तो अब देखना यही होगा कि आज डिंपल यादव जब कैंपेन करेंगे, पहली मर्तबा होगा जब वो अपने परिवार से अलग हट करके, ना उनके साथ मुलायम होंगे ना उनके साथ अखिलेश होंगे, वो किस तरह कैंपेन करती हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है और वो क्या बोलती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब देखने वाली बात होगी। एसिड टेस्ट है डिंपल यादव के लिए और एसिड टेस्ट है स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के लिए जो है डिंपल यादव। जी बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी डिंपल यादव पर पार्टी की कमान संभालने के लिए और खास तौर पे महिला प्रत्याशियों के लिए अपने हक में वोट मांगने के लिए। बने रहिएगा खुर्रम आप हमारे साथ। इधर कांग्रेस की भी हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और घोषणा पत्र राज्य की राजधानी लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे के करीब जारी किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और शीला दीक्षित मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में युवाओं और मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए तमाम वादे हो सकते हैं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सपा ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी, किसानों को कर्ज से छूट, स्मार्टफोन, निःशुल्क लैपटॉप देने जैसे कई वादे शामिल किए हैं। कल कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इस तरह के वादे होने की आज संभावना है और कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यूपी की जनता को लुभाने के लिए किस तरह के वायदे लेकर आती है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात पहले ही कह चुके हैं और इसके साथ उन्होंने राज्य के गन्ना किसानों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की थी। फिलहाल अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात का पता आज चल जाएगा कि किसे कितना तवज्जो कांग्रेस ने दिया है और समाजवादी पार्टी से किस तरह से तालमेल बनाकर अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सभी के मैनिफेस्टोज आ चुके हैं, कांग्रेस अब अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। कैसे देखें, क्या सभी का लबोलुआब होगा, कुछ बेहतर करने की कोशिश होगी, अलग करने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के जो राज बब्बर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ये उनका विजन डॉक्यूमेंट होगा। एपी से खास बातचीत उन्होंने कहा था कि ये विजन डॉक्यूमेंट होगा, ना कि मैनिफेस्टो के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, यानी कि एक एक्सटेंशन होगा समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया था तब गठबंधन नहीं हुआ था और आज जब गठबंधन हो गया है तब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कांग्रेस अपना विजन डॉक्यूमेंट में क्या कुछ देती है। एक्सटेंशन होगा ये बात तय है और सीएमपी अब क्या बनता है, क्योंकि उनका गठबंधन, उनका समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ चुका है, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो या फिर उससे विजन डॉक्यूमेंट कह लीजिए वो आएगा, तो अब सीएमपी क्या होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। क्योंकि जब गठबंधन होता है, अलायंस होता है,
तो वहाँ सीएमपी होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता जी। है, उसमें क्या क्या चीज होंगे। जाहिर सी बात है दोनों, एक समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट को अच्छी बातें जो होगी, जो कर सकेंगे, उसको अलग करके एक सीएमपी बनाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था अपनी पार्टी का, और आज राज बब्बर जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र या यूं कह लीजिए विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, उसमें क्या खास होता है और क्या वो एक्सटेंशन होता है या कुछ नई बातें उसमें कही जाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से सभी बड़ी खबरों पे हमें जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के मतदान की व्यवस्था का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम आज गुरुवार को राज्य के दौरे पर रहेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और दोनों चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओपी रावत पूरे अमले के साथ लखनऊ में तीसरे और चौथे चरण में होने वाले मतदान से संबंधित जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर और कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव आयुक्त अपने 2 दिनों के दौरे के दौरान राज्य के राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे ताकि उनका कोई सुझाव या शिकायत हो तो उसे दुरुस्त करने के लिए तमाम तैयारी कर ली जाए। और इससे पहले भी आयोग ने पहले और दूसरे चरण के मतदान वाले इलाकों के मतदान के इंतजाम का जायजा लेने आगरा और बाकी शहरों का दौरा किया था। आयोग मतदान से पहले किए जाने वाले फौरी और स्थायी इंतजाम का जायजा लेता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की राह में कोई रोड़ा न आए। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने सभी दलों का सियासी गणित गड़बड़ा दिया है। खासकर पश्चिमी यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम यूपी में बीएसपी और सपा ने ज्यादातर मुस्लिमों पर दांव लगाया है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने पश्चिम यूपी में सभी सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया है। इस गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद सभी दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 140 विधानसभा सीटें हैं। करीब 26 जिलों में फैले इन विधानसभा क्षेत्रों में पहले 2 चरणों में 11 और 15 फरवरी को मतदान होना है। अब तक यहाँ बीएसपी खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत ताकत के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन सपा और कांग्रेस के गठबंधन के रूप में मुस्लिमों के सामने एक और विकल्प आ गया है। मुस्लिम बाहुल सीटें जीतने के लिए बीएसपी ने पहले 2 चरणों में जिन पर मतदान होना है उनमें से करीब 50 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उसे भरोसा है कि दलित वोटों के साथ मुस्लिम मतदाता भी उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। बीएसपी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी है और उनसे समर्थन मांगा है। हालांकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद ये कयास बदल भी सकते हैं। बीएसपी की ही तरह सपा ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 140 में से 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम मतों के महत्व को देखते हुए सपा ने जाट जनाधार रखने वाले चौधरी अजीत सिंह की अगुवाई के राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करने में बेहद कम दिलचस्पी दिखाई थी। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में जाटों और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा हो गई थी। उधर बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का भरोसा है। शायद इसीलिए उसने यहाँ हिंदुत्ववादी नेताओं मसलन योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम और सुरेश राणा को प्रचार के लिए उतारा है। बीजेपी की सबसे बड़ी फिक्र इस बात को लेकर है कि कहीं उन सीटों पर हिंदू मतों का बंटवारा न हो जाए, लिहाजा पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद तकरीबन 14 सीटें ऐसी हैं जहां विवाद अभी भी बना हुआ है। अमेठी लोकसभा सीट की चारों विधानसभा सीटों पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और इसके अलावा रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी समेत कुछ और सीटें अभी भी झगड़े की जड़ बनी हुई हैं। जो दावेदार अपनी पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अखिलेश की ये रईसी पार्टी कार्यकर्ताओं की काबिलियत पर भारी पड़ रही है, लेकिन बादशाहत के लिए कुर्बानी सिपाहियों को ही देनी पड़ती है। सपा से इस दोस्ती की कीमत सबसे पहले अमेठी में ही मांग ली गई। अखिलेश भी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए अमेठी एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन नेताजी ने अपने पसंदीदा समर्थक गायत्री प्रजापति के लिए वीटो कर दिया था, लिहाजा गायत्री गठबंधन पर भारी पड़े। लेकिन अमेठी के राजा संजय सिंह ने भी अपनी वर्तमान पत्नी अमिता सिंह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। कभी बीजेपी जाने का करीब करीब मन बना चुके संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को उसी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। अब संजय सिंह अड़े हुए हैं कि अमिता सिंह लड़ेंगी तो वो भी अमेठी से। मजे की बात यह है कि गायत्री अमिता को पहले 9000 वोटों से हरा चुके हैं।
उधर गौरीगंज की सीट सपा को मिली है। सपा ने राकेश प्रताप सिंह को उतारा है। वहां से कांग्रेस के सिंबल पर मोहम्मद नईम पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, जबकि नईम को राकेश प्रताप सिंह ने पिछली बार 500 वोटों से हराया था। इस तरह अमेठी और रायबरेली की 10 में से 5 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। रायबरेली की सरैनी सीट से कांग्रेस से अशोक सिंह और सपा से देवेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं। बाराबंकी की जैतपुर सीट पर विवाद की वजह से सपा को अपने उम्मीदवार को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। यहां सपा ने राम गोपाल को उतारा था, तो कांग्रेस ने अपने सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज को खड़ा कर दिया है। वहीं पिछले दिनों लखनऊ सेंट्रल की सीट पर सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ कांग्रेस के मारूफ खान के ऐलान पर काफी चर्चा हुई। सहारनपुर की गंगोह सीट पर उम्मीदवार इंदर सेन के ना मानने पर सपा ने उन्हें निकाल दिया। मथुरा की बलदेव सीट, अलीगढ़ की कोयल, बिजनौर की चांदपुर, कतानपुर की कैंट, महाराजपुर, गोविंदनगर और भोगिनीपुर की सीटों पर भी स्थिति साफ नहीं है। दरअसल गठबंधन के पहले ही कांग्रेस और सपा ने कई सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन जब दोनों पार्टी साथ आईं तो सिर्फ खैर, हरगांव और सयाना की सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को मना सकी। हालांकि दोनों पार्टियां बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी बातों को तवज्जो नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर सरकार बनाने के लिए 15 सीटों की कमी पड़ गई तो ये दरिया दिली अखिलेश को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होना है और इसके मद्देनजर सियासी दलों ने इस पहाड़ी राज्य में जोर लगा दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार सत्ता उसके हाथ आएगी, लिहाजा बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उत्तराखंड में उतार दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद उत्तराखंड में एक के बाद एक कई रैलियां कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। प्रचार की अगुवाई खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल समेत कई नेता राज्य में 10 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। टिहरी के घनसाली में कमान संभालते हुए अमित शाह ने कथित स्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री रावत पर हमला बोला। हमने देखा था, कई बार अखबारों में छपता है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त होता है, मगर हमने तो पहली बार देखा किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर वीडियो के सामने विधायकों के खरीद फरोख्त का सौदा कर रहा है। देश की सेना में उत्तराखंड की अहम हिस्सेदारी है। यहाँ के जवान देश की रक्षा के लिए शहीद होते रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने सैनिकों के लिए निभाए गए मोदी सरकार के वायदों का भी जिक्र किया। देहरादून में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कमान संभाली। उन्होंने हरीश रावत सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री होते ही 1 साल के भीतर 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय कर 6600 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में सीधा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता ने इनके फरेब को भली भांति समझ लिया था। मैं समझता हूं समय आ गया है कि उत्तराखंड एक नई पार्टी, एक नया मौका दे भारतीय जनता पार्टी को। एक भ्रष्टाचार के बगैर ईमानदार सरकार पुनः एक बार उत्तराखंड में स्थापित हो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों ने इस पहाड़ी राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण में हास परिहास की भाषा को लेकर विपक्ष ने गहरा ऐतराज जताया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से राजनीति की भाषा में ही कड़वाहट भरती जा रही है और स्वस्थ संवाद का माहौल खत्म होता जा रहा है। भाषा और तेवरों का सहारा लेकर राजनीति को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन्यवाद देने के बहाने लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब दे रहे थे। खड़गे कांग्रेस का देश को योगदान गिनाने की कोशिश में कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए जो पीएम मोदी को बेहद नागवार गुजरे। देश से बड़ा कोई नहीं है, हम मानते हैं। उसके लिए तो सारे लोग हमारे कुर्बान दिए।
गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजू जी कुर्बान दिए, आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया। कर्नाटक में गुलबर्गा के मापन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदी कतई ऐसी नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जैसे उद्भट वक्ता के सामने 2 मिनट भी टिक सके। उन्होंने मुहावरे में अपनी बात कही, लेकिन पीएम मोदी ने तो राजनीति का ही मुहावरा बदल दिया। खड़गे की एक शब्द की चूक पर मोदी ने पूरी कांग्रेस की परंपरा को ही निशाने पर ले लिया। उनका दर्द भी लाजमी था। स्वतंत्रता सेनानियों की परंपरा में गिनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं है, इसलिए गांधी, पटेल जैसे प्रतीकों से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तक को खुद से जोड़ लिया जाता है। साथ में चापेकर और सावरकर का जिक्र भी छेड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने भी इन प्रतीकों को इतना भुना लिया कि अब सुनना उसकी मजबूरी है। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। दरअसल फैसलों पर सवाल खड़े करना केंद्र सरकार को कतई पसंद नहीं। बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि उन्हें कुछ भी साझा करना मंजूर नहीं है, चाहे साझी संस्कृति हो या विचार। इन दिनों राजनीति से लेकर कला, साहित्य, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में वैचारिक असहिष्णुता देखी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पूरे देश का होता है। ऐसे में पदगत और वयगत गरिमा को देखते हुए राहुल गांधी का उपहास उनके ऊपर कतई नहीं जचता। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं, लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने कानपुर की सभा में समर्थकों को मोदी विरोधी नारा लगाने से रोक दिया था। आप में गुस्सा है, आप में गुस्सा है और आप ये कह रहे हो, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद। मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं, हमारी जो मीटिंग है ये मुर्दाबाद वालों की मीटिंग नहीं है। आप में गुस्सा है, आप जाइए, जब चुनाव होगा वो गुस्सा निकालिए, उनको हराइए। उस गुस्से का प्रयोग करिए, मुर्दाबाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि राहुल की ऐसी कोशिश को भी छोटा करके देखा जाता है। ऐसे में जब पीएम अपने पद की गरिमा का पालन नहीं करते तो उनके आलोचकों को अमर्यादित भाषा के प्रयोग का अवसर मिल जाता है। बीजेपी भारतीय संस्कृति और राजनीति की गरिमा का हवाला देकर ऐसे बयान पर भी सहानुभूति बटोरने का मौका नहीं छोड़ती। लेकिन असली सवाल तो कहीं पीछे छूट गया कि नोटबंदी से 125 करोड़ की जनता को आखिर मिला क्या। शायद नई बहस खड़ी कर सरकार ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश कर सकता है, जहां एक और माना जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों की 0.25% की कटौती कर सकता है। अगर बैंक ने ये कटौती की तो लोन लेने का प्लान कर रहे लोगों के लिए ये खुशखबरी साबित हो सकती है, क्योंकि जब आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करेगा तब बैंक भी ब्याज दरों में धीरे धीरे कटौती करने पर मजबूर होंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो मौजूदा कर्जदाता की लोन की किश्तें कम हो जाएंगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी घमासान की बात खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इस बात की घोषणा खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की। हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार आंदोलन के जरिए राज्य की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ऐसे में शिवसेना का ये कदम बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ाने वाला हो सकता है। पटेल आंदोलन के जरिए गुजरात में बीजेपी सरकार को चुनौती देने वाले हार्दिक पटेल को शिवसेना ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। माना जाता है कि आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की एक वजह पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ही थे। आनंदीबेन हार्दिक पटेल के आंदोलन को सही तरीके से भांप नहीं पाई और राज्य में बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी।
यहाँ पर जो आए वो दोस्त के नाते आए, प्रणाम करने के लिए आए थे और बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, ताकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज हित के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए और कुछ ऐसा राजनीतिक परिवर्तन जहाँ पर लोगों को न्याय दिला सके, बस इसी के लिए आए थे यहाँ पर। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इन परिवार के नाते इनके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ भी जरूरत किसी भी प्रकार की। देखिए, शिवसेना का अपना मामला है, वो जिनको चाहे उनको चुने। अगर एनार्किस्ट लोगों को चुनना ही ऐसे लोगों की पहचान है तो इनकी पार्टी को मुबारक। हम चाहते हैं गुजरात जिस प्रकार से विकास के रास्ते पे है, कोई उसको नजर न लगा दे। हार्दिक पटेल का साथ शिवसेना को काफी जंचने की उम्मीद है, क्योंकि शिवसेना की तरह ही हार्दिक पटेल भी प्रधानमंत्री मोदी पर अक्सर जुबानी वार करते रहते हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही बीजेपी और शिवसेना के बीच किचकिच चल रही है। इसके चलते बीएमसी चुनावों में भी दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ। शिवसेना ऐलान कर चुकी है कि भविष्य में बीजेपी के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि केंद्र और महाराष्ट्र में शिवसेना अभी बीजेपी सरकार में सहयोगी पार्टी है, लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना के बीच अदावत बढ़ चुकी है और यही कारण है कि उसने गुजरात में बीजेपी सरकार को चुनौती देने वाले हार्दिक पटेल के साथ हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी हार्दिक पटेल के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में अब शिवसेना के साथ हार्दिक पटेल का जुड़ना एक बड़ी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और कुशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा मुंबई का रुख करते हैं। कुशल, एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ नजदीकी हो रही है शिवसेना की, और गुजरात में तो हार्दिक पटेल जो कि सबसे ज्यादा सिरदर्दी बने रहे बीजेपी के लिए, उन्हें सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। कैसे देखें, शिवसेना ने अब शायद रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया है बीजेपी से। घर पे मिलने हार्दिक पटेल आए थे। हार्दिक पटेल जो जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो मिलने आए थे और उनका मिलने का कुछ उद्देश्य अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके जो मित्र है बीरेन लिंबाचिया, वो बीएमसी चुनाव में गोरेगांव इलाके से खड़े हैं, तो उनके प्रचार के लिए आ सकते हैं। कहा जा रहा था कि उनके प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्थिति पता नहीं चली है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका मिलने का और एक उद्देश्य ये था कि वो बाल ठाकरे के बहुत बड़े फैन है और उन्हें काफी वक्त से ठाकरे परिवार से मिलने की आशा थी और उनका ये सपना पूरा करने के लिए वो आए थे। वो आदित्य ठाकरे से भी मिले और उद्धव ठाकरे जी से भी मिले, और आदित्य ठाकरे उनके उम्र के होने की वजह से उन्होंने कहा कि उनमें बातचीत और जो है दोस्ती मित्रता बढ़ गई है। तो ये बात आगे जाके काफी मायने रखती है, क्योंकि पहले के सिचुएशंस में भी जब हुआ था कि गुजरात में बीजेपी मुक्त सरकार करनी थी, उनको बीजेपी मुक्त गुजरात करना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो अंदरूनी बातें चल रही है ये उन्हें पता करनी थी, क्योंकि जो बीजेपी आरक्षण के लिए क्यों नहीं मान रही है गुजरात में, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई नारे किए थे, कई प्रोटेस्ट किए थे, और उन्होंने कहा कि अभी जब उद्धव ठाकरे जी ने अलायंस तोड़ दिया है, जो गठबंधन टूट गया है शिवसेना और चलिए बीजेपी कुशल, का। शुक्रिया आपका हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे से पहुंचे हार्दिक पटेल, और इस बीच ये भी घोषणा हो गई कि गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे अगर शिवसेना और हार्दिक पटेल के साथ अगर चुनाव मिलकर लड़ते हैं गठबंधन के तहत, तो हार्दिक पटेल प्रोजेक्टेड सीएम के तौर पर होंगे। इधर झारखंड में होल्डिंग टैक्स का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स में 2.5 गुना ज्यादा राशि वसूलने का निर्णय लिया है और पूरे राज्य में इसका विरोध हो रहा है। बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक दलों और चैंबर ने भी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। झारखंड की कुछ और अहम खबरों को भी जान लेंगे। रुक कर लेते हैं रांची का। ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज झारखंड से? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो झारखंड में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। नगर विकास विभाग ने ये तय किया है कि जो शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स को लेकर 2.5 गुना राशि की वृद्धि की गई है। जो टैक्स पहले लगता था उसको सभी करों को समाप्त कर एक जगह समाहित करते हुए एक कर का निर्धारण किया है। लेकिन उसका जब असेसमेंट किया जा रहा है तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है लोगों को कि वो
पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा राशि वसूली जा रही है होल्डिंग टैक्स के रूप में। तो इसको लेकर के लगातार भाजपा को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने राज्यव्यापी विरोध किया है और ये विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज भी झारखंड विकास मोर्चा ने प्रदर्शन करने का, धरना करने का और मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर सरकार की सहयोगी पार्टी आजसू जो लगातार विरोध कर रही है इस होल्डिंग टैक्स वृद्धि मामले को लेकर के, और आमजन भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं सरकार के इस निर्णय को लेकर। आमजनों का ये मानना है कि सरकार कहती है कि बेंगलोर के तर्ज पर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की गई है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी गई है। ये सही बात है कि रांची नगर निगम में अभी बहुत कुछ करना है। ताकि चलिए, यानी कि हर तरफ से विरोध हो रहा है, सिर्फ बीजेपी इसमें पीछे है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ज्ञान, इधर झारखंड में विपक्षी दल मोमेंटम झारखंड को लेकर सरकार की तैयारी पर पानी फेरने में जुटा है। एक और जहां राज्य सरकार 16 और 17 फरवरी को रांची में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारी की समीक्षा कर रही है, तो विपक्ष ने इसे राज्य की जनता के पैसे की बर्बादी बताते हुए 15 फरवरी को इसके खिलाफ राजभवन के सामने धरना देने का निर्णय लिया है। ज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, विपक्ष की क्या तैयारी है? मोमेंटम झारखंड से आखिर दिक्कत क्या है? किस तरह से इसे गलत बता रहे हैं? जिस तरह से राज्य सरकार लगातार मोमेंटम झारखंड यानी झारखंड में जो इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है 16 और 17 फरवरी को, उसको लेकर के तैयारी कर रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद लगातार 2-3 बैठकें एक दिन में ले रहे हैं ताकि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके, ये प्रोग्राम काफी अच्छा हो। लेकिन विपक्ष ने राज्य सरकार के इस प्रोग्राम के पीछे भी अपनी राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष ने तय किया है कि 15 फरवरी को राजभवन के सामने वो लोग धरना देंगे। मोमेंटम झारखंड को विपक्ष का मानना है ये पैसे की बर्बादी है, क्योंकि विपक्ष ने ये कहा कि पहले भी जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी राज्य में 150 से ज्यादा एमओयू हुए, लेकिन एक ही एमओयू, एक भी इंडस्ट्री अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, धरातल पर एक भी इंडस्ट्री नहीं उतर पाया। ऐसे में फिर से राज्य सरकार जो है सो जनता के पैसे की बर्बादी कर रही है और जिस तरह से खर्च दिखाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, वो सिर्फ बर्बादी है पैसे की। और इसको लेकर के विपक्ष ने फैसला लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए झारखंड से जुड़ी हुई खबरों पर। और आइए अब आखिर में नजर डाल लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों में इलेक्शन एक्सप्रेस में। मेरठ किठौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी के समर्थन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह मेरठ किठौर सिसौली गांव पहुंचे। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि भारत विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सांसद और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार में गाजियाबाद पहुंचे और मंच से विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने नोटबंदी को लेकर मायावती पर निशाना साधा। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में शहर के मुस्लिम बस्ती में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर आजाद ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, वो वादे जनता से करती रही और काम एक भी नहीं किए। कासगंज जिले में सपा के नेता आजम खां के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गांव भरगैन में सपा प्रत्याशी किरण यादव और गंज डुंडवारा में अमापुर विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सोलंकी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी पप्पू लोधी के समर्थन में जनसभा की। यहां पर मौर्य ने सपा सरकार पर हमला किया और राज्य की कानून व्यवस्था जर्जर होने की बात कही। बसपा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की और कहा कि बसपा प्रदेश में कैंसर की तरह है, इन्हें जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।
यूपी में बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के बीच हुआ गठबंधन अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। खतरे की वजह बनी है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में फूलपुर के तहत आने वाली सोराव विधानसभा सीट गठबंधन में ये सीट अपना दल के खाते में जाने के बावजूद बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हाथरस में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी राजेश राज जीवन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने जमकर मोदी और नोटबंदी पर तंज कसे। आजाद ने कहा कि नोटबंदी से गरीब परेशान हैं, मोदी की वजह से लाखों लोग गरीब बेहाल हैं। आगरा के खेरागढ़ विधानसभा सीट से उतरे संयुक्त प्रत्याशी कुसुमलता दीक्षित के प्रचार करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट पहुंचे। सचिन पायलट ने इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश का भविष्य बताया है।